We are going to study today the poem Rain on the Roof. From the title itself, we understand poet is trying to describe the rainfall which he hears or listens or realizes when it falls on the roof of his house. But only that much is not sufficient. सिर्फ वो पानी रूफ पर गिर रहा है इतनी बात नहीं की है, उसके बाहर जाने की कोशिश की है पोएट ने. In the box, it is clearly mentioned when the sky is covered with the dark clouds and it starts raining. Have you ever listened to the pattering of the soft rain on the roof? अगर बाहर पूरी तरह से घने बादल छाए रहते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो आपने आपकी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी तो कोई ना कोई छत पे, रूफ पे, कहाँ ना कहाँ, गांव में हो सकता है या पर नीचे किसी के किसी जगह पर आपको अचानक से रुकना पड़ा होगा, दुकान में अचानक से जाने के बाद बारिश शुरू हो गई या स्कूल से निकलते, somewhere you have heard the sound, correct? And that sound is called as, yes, pattering. वो एक आवाज करती है बारिश की बूंदे, तो उसको पैटरिंग कहते हैं. इट्स अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द, यस, स्पेशली द रेन ड्रॉप्स व्हिच आर फॉलिंग ऑन द रूफ. क्या आपने वो सुनी है? ऐसा एक सवाल है. और उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या आता है? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? लेकिन आपने एक चीज भी देखी होगी शायद, अगर कभी कभी हम अकेले से रहते हैं, एकदम शांत बैठे रहते हैं, नींद में से उठे होते हैं, हल्की सी बारिश चल रही होती है ना? चाय पी रहे हो या फिर कॉफी, जो भी आप ड्रिंक्स लेते हो, वो आप पीकर पीते पीते शायद आसमान से हल्की सी बारिश होना शुरू होती है और उसकी जो साउंड है ना, आप एकदम कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं. कभी वो जमीन पर बारिश की बूंदे गिरती है, पानी नीचे जमा हो गया है, टपक टपक, और पानी की बूंदे उछल भी पड़ती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर. वो मेलोडी जो है ना नेचर की, वो शायद आपने सुनी भी होगी. तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? अनगिनत ख्याल आपके मन में आपके बचपन को याद दिलाता है. हाँ, ऐसी बारिश मैंने बचपन में भी सुनी थी, जब मैं स्कूल में जा रहा था या स्कूल से आ रहा था, ऐसा कुछ तो याद आ जाता है. या फिर पहली बार मुझे खिलौना लेकर दे रहे थे तो मेरा खिलौना पूरी तरह से भीग गया था, शायद ऐसा कुछ था. बचपन में आपकी वो यादें अचानक से ताजी हो जाती हैं. और यही हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो ये सब कुछ हमारे दिमाग में यादें बन के रह जाता है. और फिर हम एंड में ये सब चीज अपनी आंखों में समा कर इस दुनिया से चल बसते हैं. यही हमारी जिंदगी है. लेट अस रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड और ड्रेम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. ऐसी कुछ यादें इतनी फ्रेश हो जाती है पोएट की कि जिनको सुनकर या फिर उसके आइडियाज को सुनकर, पोएट के आइडियाज को सुनकर हमारी यादें कंफर्म ताजा हो जाएगी. इतना तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, आपकी बचपन की यादें एकदम फ्रेश हो जाएगी. इन द फर्स्ट स्टैंजा देयर आर ओनली आई होप 3 स्टैंजास इन द पोएम. 3 ही स्टैंजास, देख लो आप, बस पोएम खत्म हो जाती है. व्हेन द, लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज, बोल रहा हूं मैं. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover, humid shadows मतलब clouds. Clouds are called here as a humid. Humid मतलब moisture जो होता है ना हवा में, where there is a moisture in the air. और shadows क्यों बोला है सर? लेकिन क्योंकि वो black color के हो जाते हैं. और जैसे अभी बाहर अगर देखेंगे ना आप, तो जैसे शाम का उजाला होना चाहिए था सूरज की धूप का, वैसा नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा छाव के जैसा लग रहा है. एंड देयरफॉर मॉइस्चर के साथ भरे हुए बादल जब हमेशा छाए रहते हैं, ओके, तो उनको ह्यूमिड शैडोज कहा जाता है. हॉवरिंग, दे आर हैंगिंग, लटके हुए हैं. दे आर हॉवरिंग नियर बाय योर हाउस, नियर बाय द स्काई, करेक्ट, ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स. हियर द स्टारी मीन्स जहां पर आसमान में सितारे होते हैं, उन सितारों को भी उन बादलों ने पूरी तरह से नीचे, जब बादल छा जाते हैं तो ऊपर आसमान में स्टारी स्पीयर्स को क्या करते हैं? ढक के रखते हैं.
ऊपर के सितारे हमें दिखते ही नहीं है। आसमान में छाए हुए जो सितारे हैं सब छुप जाते हैं। किस वजह से? इन ब्यूटीफुल क्लाउड्स की वजह से। और उसके बाद क्या होता है? ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स, सब आसमान में अलग अलग जगहों पर जहां पर बादल छाए हुए वहां के सितारे आपको नजर ही नहीं आते। एंड द melancholy डार्कनेस, और फिर ये जो डार्कनेस दिखाई देता है, व्हाट योर डार्कनेस यू आर एबल टू सी, इट सीम्स लाइक अ melancholy वन showing the sadness. Melancholy means to feel or to show the sad qualities, or feel very sorrowful one, या फिर आपको बहुत sorrowful या यस सैड के जैसा फील होता है। वैसे ये डार्क जो क्लाउड्स है बिल्कुल सैडनेस क्रिएट करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई एकदम शांत माहौल हो गया हो, और इनके डार्कनेस की वजह से ऐसा बेचैनी बढ़ती है। Gently weeps in rainy tears, और ये जो melancholy डार्कनेस है जेंटल मैनर में, बड़े पोलाइट मैनर में क्या करता है? वीप्स, रोना शुरू कर देता है ये डार्कनेस। ये अंधेरा जो है, ये जो क्लाउड्स है, वीपिंग करना, टू क्राई, ओके, रोना शुरू करता है। इन रेनी टीयर्स, बस फर्क कितना ही है, आंखों के आंसू नहीं है बल्कि रेन के टीयर्स है। कितनी खूबसूरती से लाइंस को एडजस्ट किया हुआ है। अब इन चार लाइंस में देखो आप, होवर, स्पीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, इनमें से आपने देखा होगा स्पीयर्स, टीयर्स मैच होते हैं सर ये वर्ड्स, लेकिन होवर, डार्कनेस ये मैच नहीं हो रहे सर। एग्री? चार लाइन के, पहली चार लाइन के लास्ट वर्ड जो है ना, लास्ट फोर वर्ड्स, होवरिंग, होवर, स्पीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइम स्कीम ढूंढते हैं। राइम स्कीम क्या होता है? होवर को ए बोलेंगे, स्पीयर्स को बी बोलेंगे, स्पीयर्स के जैसा ही टीयर्स भी है इसलिए उसको भी बी बोलेंगे, लेकिन डार्कनेस और हॉवर अलग अलग है, मैच ही नहीं होता किसी से, इसलिए डार्कनेस को हम यस सी लिखेंगे। तो पूरा राइम स्कीम पता है आपका क्या होता है? हॉवर का ए, स्पीयर्स का बी, डार्कनेस का सी, और टीयर्स का वापस बी। मतलब जब दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द राइमिंग करते हैं, राइमिंग सेम मैनर में, ये मत देखना कि सर उसमें आर ई एस है, इसमें तो ए आर एस है ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है आपका। तो वर्ड्स पे मत जाना, उनके राइमिंग, उनके प्रोनाउंसिएशंस को ये ध्यान से, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एस टी ए आर, और अब मैं नीचे की स्पेलिंग ए आर ई आर लिखने वाला हूं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। हाउ, जो आगे आता है फिर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आर का और स्टार का स्पेलिंग देखो आप, ए आर ई और उसमें एस टी ए आर, लेकिन राइम तो करता है ना, राइम होता है ना, तो इसलिए मैं दोनों को ए लिखूंगा। तो उस वजह से इसमें हॉवर पहला आता है इसलिए ए, स्पीयर्स दूसरा आता है इसलिए इसको बी, डार्कनेस तीसरा आता है, अलग से आता है वो, उसका साउंड किसी से मैच ही नहीं हो रहा है, सी, लेकिन स्पीयर्स और टीयर्स सेम मैच हो रहा है इसलिए मैं उसको बी वापस लिखूंगा। सो द राइम स्कीम विल बी ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो ये आपकी राइम स्कीम होती है। तो आज आपको मैंने एक नई चीज ऐसे ही बता दी कि राइम स्कीम क्या होती है। ओके, राइमिंग वर्ड्स अलग है, राइम स्कीम अलग है। ओके, कम बैक टू द पोएम हियर। शायद आपका बारिश का सीजन ही, सर आपने बीच में क्या बता दिया, आंसू निकल आए बेचारे के, रेनी सीजन के, ठीक है। जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स, और आसमान अचानक से एकदम शांत तरीके से जैसे रोना शुरू करता हो। What a bliss to praise the pillow. अब ये जो राइटर है या ये जो पोएट है अपने कमरे के अंदर शांति से बैठा हुआ था, और तब वो कहता है कि मेरे कॉट के ऊपर जब मैं बैठा था ना, ओके, और खिड़की से देख रहा था इस बारिश को, तो उस वक्त जब बारिश गिर रही थी और मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, अपने पिलो को अपने पास पकड़ के उसको प्रेस करके यस ब्लिस महसूस कर रहा था। ब्लिस मतलब अटमोस्ट जॉय, हद से ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी।
उस पिलो को पकड़ के मैं प्रेस करके उसको अपने बचपन की यादों को ताजा करा था। कैसे आप बचपन में लोड या पिलो को लेकर घबराहट के मारे पकड़ के रखते थे, जब मम्मा आपको डांट कर चल सो जा ऐसा करके डांट के, तो आप चुपचाप पिलो को पकड़ के या किसी, यस है ना, तो वो जो फीलिंग है ना आपकी, ओके, तो वो पिलो को प्रेस करके आप जब सोते हैं तो शायद बहुत कंफर्टेबल जैसा या जॉयफुल एनवायरनमेंट महसूस करते हैं, और यही चीज पोएट महसूस कर रहा है। और वो पिलो जो है जिससे वो कंफर्टेबल फील करता है, इट्स इन हिज ओन कॉटेज चेम्बर बेड। उसके एक छोटे से कॉटेज के अंदर जो चेम्बर है, ओके, छोटा सा कमरा है, वहां पर एक बेड है, और वहां पर उस पिलो को वो प्रेस करके कंफर्टेबल फील करता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मेरे छत पर गिरने वाले पानी की बूंदों की वो जो पैटरिंग साउंड है, every yes small sound of the raindrops which is falling on the yes roof of my house, I was listening to the pattering sound of that rainfall, of the soft rain overhead. मेरे सिर के ऊपर बारिश गिरी थी, लेकिन पूरे सिर के ऊपर नहीं था, सिर के ऊपर जो उसकी छत है, छत के ऊपर जो पानी की बूंदें गिर रही है, इसलिए एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हुआ है पोएट ने, तो उसको एक्सक्लामेशन नाम का फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे देता है, सर उसके सिर के ऊपर बारिश गिरा था, नो, सिर के ऊपर जो पतरा लगा है या जो शीट है उसके ऊपर वो बारिश गिर रही है, मतलब रूफ के ऊपर, ठीक है, और इसलिए एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टैंजा। देन द सेकंड स्टैंजा, every tinkle on the shingles, every tinkle, tinkling is a kind of a ringing sound produced by the rainfall। रेनफॉल के जो ड्रॉप्स होते हैं उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को टिंकल कहते हैं। ओके, ट्विंकल नहीं, टिंकलर। ओके, टिंकलिंग, टिंकलिंग इज अ साउंड। एक हल्की सी पानी के गिरने की जो आवाज होती है ना, टिप टिप, उस साउंड को टिंकलिंग साउंड कहते हैं। या फिर तार के बजने की आवाज होती है तो भी उसको टिंकलिंग साउंड कहते हैं। पियानो में जो तार जो खास करके आवाज आती है ना, उसको टिंकलिंग साउंड कहते हैं। Every tinkle on the shingles, SHINGLES। अगर आप में से किसी को पता नहीं तो बता दो, कभी कभी छत के ऊपर रेक्टेंगुलर या गोल शेप की गांव में अगर जाएंगे तो टाइल्स बिठाई होती है छत के ऊपर। टाइल्स मतलब हमारे टाइल्स की तरह नहीं, चमकदार पॉश वाली नहीं, बैम्बू की स्टिक्स के ऊपर रखी होती है, ओके, और मिट्टी की बनी होती है, क्लियर। उनको लाल रंग की भून के उनको बिठाया जाता है, स्पेशली स्लोप्स के रूफ पर उसको बिठाया जाता है। स्लोप होता है ना, स्लोप झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी के ऊपर आमतौर पे पतरे की जगह पर ये लोग शिंगल्स बिठाते हैं, और पोएट के घर के ऊपर जो है वो शिंगल्स है, और उन शिंगल्स पर पानी के गिरने के साथ साथ पानी के बहने की भी आवाज आती है। पानी बहता हुआ नीचे सरक के आता है ना, तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स उसको सुनाई देती है, हैज एन एको इन द हार्ट। और ये जो हर एक जो पानी की बूंद जब गिरती है और उसकी जो खास करके यादें हैं, जब वो ऊपर शिंगल्स के ऊपर गिरती है, तो वो मेरे हार्ट में जैसे मुझे बचपन की आवाज को यस पुनः सुनाई देता है, वापस मुझे बचपन की यादें ताजा कर देती है। और इसलिए वो कहता है हैज एन एको, मुझे वो आवाज मेरे कानों में गूंजती हुई सुनाई देता है। आई एम एबल टू लिसन टू द सेम साउंड व्हिच आई यूज्ड टू लिसन इन माय चाइल्डहुड डेज। और वो मेरे हार्ट में एक बचपन की यादें ताजा कर जाता है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और फिर अचानक से थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग, ओके, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब क्या कहना है, आई स्टार्ट इमेजिनरी स्टोरीज इन माय माइंड, मैं अपने दिमाग में हजारों की संख्या में, ओके, फैंसीज मतलब यस इमेजिनेटिव स्टोरीज की तरह अनगिनत ख्याल अपने मन में या अनगिनत कहानियां अपने मन में लाना शुरू कर देता हो कि वो दिन कितना मस्त था जब ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी थी, वो दिन कितना अच्छा था। या फिर हम ख्वाब की नगरी में खो जाते हैं या ड्रीम्स के लैंड में खो जाते हैं,
And therefore poet says, and a thousand dreamy fancies into the busy being start. ओके और मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं अपने ख्यालों में खो जाता हूँ. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस और हजारों की संख्या में मेरी मेमोरीज, मेरी रिमेम्बरेंसेस याद आती है मुझे. मैं उनको रिकलेक्ट करता हूँ. हजारों ख्याल मेरे बचपन के मुझे छू जाते हैं. अब इस लाइन में ध्यान से सुना, प्लीज बोल रहा मैं सबको. व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ. ध्यान देना. ये जो पानी की बूंदे है ना, जो गिरकर मुझे अपने बचपन की यादों को ताजा कर जाती है. ये ताजा पता है कैसे करती है? जैसे मैं किसी कपड़े को विविंग करना सिलना. ओके, जैसे हम स्वेटर को बुनते हैं ना, करेक्ट. तो उसको बनाते वक्त जो विविंग की प्रोसेस होती है, ऐसे ही हवा के धागे. धागा तो देखो कौन सा है, एयर थ्रेड्स. पानी की बूंदों को कवि या पोएट यहाँ पर एयर थ्रेड्स कहता है. उनको मैं वूफिंग करता हुआ लेकर जाता हूँ. वूफ करना, यस, इनटू वूफ मींस टू बिकम एंटवाइंड. एक दूसरे के अंदर में यादों को, यस, मिक्स करके आगे बढ़ता हूँ. यस, मैं अगली यादों को लेकर जाता हूँ. मतलब अपनी यादों को, एक मेमोरी के साथ दूसरे मेमोरी से मैं जोड़ता हूँ, उनको विविंग करते जाता हूँ. हाँ, उस दिन मैं मम्मी का हाथ पकड़ के दुकान के पास में खड़ा था, ये एक याद हो गई आपकी. अचानक से पापा ने बुलाया, इधर आ बेटा. मैं पहले घबरा गया, ये दूसरी याद. अचानक से पापा ने मेरे हाथ में एक कुल्फी रख दी, ये तीसरी याद. क्या मजा आ गया. ऊपर से बारिश और ठंडा भी खा रहा हो, मतलब नाक गलने वाली है. तो ऐसे जो ब्यूटीफुल टाइप के, यस, मेमोरीज है, उनको विविंग करता हुआ, वुफिंग करता हूं मैं. वुफिंग करना, ज्वाइन करता हूं. तो ये सब चीजें मैं अपने बचपन की यादों को एक साथ में जोड़ना शुरू करता हूं. एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे जैसे मैं इस पैटरिंग साउंड को सुनते जाता हूं, तो क्या होना शुरू होता है? एज आई लिसन टू दिस पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. पहली बार टाइटल यूज किया. जैसे जैसे मैं इस पैटरिंग साउंड को सुनता हूँ, वैसे वैसे इस रूफ पर गिरने वाली इस साउंड को मैं ध्यान से सुनते हुए अपनी यादों को ताजा करता हूँ. एंड इन द लास्ट स्टांजा फॉर टुडे सेशन we will not continue, but we will end the poem here only. Now in the last stanza, be very careful. Now in memory comes my mother. क्या कहता है पोएट? ये सब यादें जब मेरी ताजा हो जाती है, तो अचानक से मेरी मम्मी की याद मुझे आती है. मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी मुझे साफ साफ नजर आती है. As she used in the years agone. बिल्कुल वो मेमोरीज मेरी ताजा हो जाती है जो पास हो गए, गॉन बाय, जो साल बीत चुके ना, जो बीते हुए साल में, द पास्ट ईयर्स की जो मेमोरीज हैं, जो वो कहा करती थी, जो वो किया करती थी. शी यूज्ड इन द years agone. Agone means to pass by, to go to the years which have already gone behind. जो साल मेरे लाइफ के बीत चुके, तो वो जो years हैं, वो years को मैं बिल्कुल वैसे के वैसे मेरी मेमोरी में याद करता हूँ, जैसे बिल्कुल बचपन में हुआ करती थी. और आज भी मुझे वही चीजें, यस, हमारी या मेरी आंखों के सामने याद आती है. क्या याद आता है? उसके उसके मम्मी की यादें. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. क्या करती है मम्मा? शी इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व. रिगार्ड मीन्स टू ऑब्जर्व द डार्लिंग ड्रीमर्स. Regard means to observe. And who are the darling dreamers here? Her sleeping children are the darling dreamers. Means she is trying to observe or take the care of her, yes, sleeping children. वो अपने सोने वाले बच्चों की तरफ एक बार राउंड मार के देखने के लिए जाती है कि क्या उसके प्यारे प्यारे बेटे या बेटियां सो रही है, उसके लाडले सो चुके हैं कि नहीं, ये देखने के लिए वो एक बार, यस, आती है. कहां पर? हमारे कमरे के पास में. बिफोर शी, एयर मीन्स बिफोर, लेकिन कब आती है? बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. और फिर क्या करती है? उन बच्चों को सुला देती है, पूरी तरह से उनको अच्छे से नींद में ले जाती है,
और सवेरे होने तक वो हमारे सामने आती नहीं है। Before she left them till the dawn. Dawn means early morning time. Okay, morning time. और air means before. और सवेरे होने तक सुलाने के बाद मम्मी तो वहां पर रहती नहीं है। मम्मी अपने अपने इस कमरे में चली जाती है। उन दोनों बच्चों को सुलाने के बाद ही बेचारी उनके रूम से जाती है। और आगे कोलन मार्क दिया है, देखो पोएट ने दो डॉट दिए हुए। तो वो कब देते हैं पता है? कोलन मार्क तब देते हैं जब आप किसी लाइन के बारे में और अधिक जानकारी आगे देने वाले हो। डॉन के बाद में दो डॉट डालते हो और उसके आगे ये बताना चाहता हो कि इस लाइन में मैं क्या बताना चाहता था आपको। तो वो क्या बताता है आगे? ओ, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। क्या बताना चाहता है? अरे, वो जो ब्यूटीफुल यादें हैं मेरे मम्मा की, उन्हें आज मैं फील कर रहा हूँ। आई फील हर फॉन्ड। उसका ये जो फॉन्डनेस था ना, उसका ये जो लाइकनेस था ना, जिस तरह से हमसे वो इतना प्यार करती थी, वो फॉन्डनेस जो था उस मम्मी का, लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। क्या कहता है वो? आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। वो इस तरह से आमतौर पे हमारे कमरे में आकर उसका जो ये लाइकनेस था, उसकी जो ये चाहत थी, वो मुझ पर भारी पड़ रही थी। यानी कि वो हमें पहले देख कर जाती है, हम दोनों को, दोनों भाइयों को, लुक ऑन मी। ओके, as I list to this refrain, as I list, as I listen, list is the short form used here by the poet for to listen. As I listen to this refrain, refrain means part of the song that is repeated. लेकिन ये सब यादें मुझे तब याद आती है जब मैं, रिफ्रेन का एक्चुअली मीनिंग अलग होता है। किसी चीज को रिजेक्ट करना, रेफ्यूज करना, रिस्ट्रेन करना, प्रोहिबिट करना, बहुत सारे शब्द है। लेकिन यहाँ पर रिफ्रेन का मीनिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैंने इसलिए मीनिंग बताया, एक गाने का वो हिस्सा जो वापस आपके मन में, यस, या आपके हार्ट में वो गाना रिपीट होता है। या किसी गाने की धुन जो आपने कभी बचपन में सुनी थी, आपके बड़े होने के बाद अलग गाने होंगे, भयंकर भयंकर गाने होंगे, और आपके जमाने के गाने आपको जब सुनाई देंगे तो आप एक दूसरे को याद करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी डैडी को, अपने रिलेटिव्स को। तो यही चीज रिफ्रेन कहते हैं यहाँ पर। सो व्हाट ही सेज, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। कितने प्यार से वो हमारी देखभाल करती थी। आज भी मुझे वो यादें याद है, या वो यादें मेरी ताजा हो जाती हैं कि कितना लगाव के साथ वो हम पर ध्यान दिया करती थी। which is played upon the shingles। और ये जो रिफ्रेन है, ये जो यादें हैं जो रिपीट हो रही है, आज मुझे वापस वही सॉन्ग प्ले होता हुआ सुनाई देता है। वो गाना मुझे उन शिंगल्स के ऊपर गिरने वाली हर एक बूंद से याद आ जाता है। और ये गाना कौन करता है? बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये गाना रेन के पैटरिंग की वजह से मुझे सुनाई देता है। आई होप the whole poem is very clear to all of you. Okay, and